नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग फिर साइकोलॉजी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन पार्ट 3 ऑनर्स पेपर जिसमें कि पेपर 7 पर कुछ टॉपिक पे चर्चा करेंगे। टॉपिक है थिंकिंग, यानी कि चिंतन प्रक्रिया के केंद्रीय सिद्धांत क्या है। चिंतन प्रक्रिया के केंद्रीय सिद्धांत क्या है। इसमें हम लोग देखेंगे यह चिंतन का एक प्राचीन सिद्धांत है जिसमें यह माना जाता है कि चिंतन प्रक्रिया मस्तिष्क के उच्च केंद्रों पर आधारित होती है। इस सिद्धांत के समर्थकों ने केवल चिंतन प्रक्रिया में मानसिक प्रक्रियाओं को ही महत्व दिया, शारीरिक प्रक्रिया का नहीं। मनोवैज्ञानिक यह मानते हैं कि चिंतन अथवा समस्या समाधान के समय केवल मस्तिष्क से संबंधित क्रिया ही है। इस क्रिया को नियंत्रित करती है। इसके नियंत्रण में शारीरिक क्रियाओं का कोई महत्व नहीं होता। चिंता का यह पहला प्राचीन सिद्धांत है। यह सिद्धांत मस्तिष्क को चिंतन का आधार मानता है। इसके अनुसार कॉर्टेक्स की क्रियाओं से ही समस्या का समाधान संभव होता है। इसके अनुसार कॉर्टेक्स की क्रियाओं से ही समस्या का समाधान संभव होता है। यह सिद्धांत चिंतन में अन्य शारीरिक क्रियाओं को स्वीकार नहीं करता है। केंद्रीय सिद्धांत के अनुसार किसी उत्तेजना से ग्राहक के उत्तेजित होने पर स्नायु प्रवाह उत्पन्न होता है और जो संवेदी स्नायु द्वारा कॉर्टेक्स में जाता है। कॉर्टेक्स में स्नायु प्रवाह के पहुंचते पर तांत्रिक क्रियाएं होने लगती है। कॉर्टेक्स का साहचर्य खंड सक्रिय बन जाता है। भिन्न भिन्न प्रकार के विचार तथा प्रतिमाएं प्रकट होने लगती है। प्रत्यय तथा प्रतीक के सहारे विचारों एवं प्रतिमाओं को संगठित करने की क्रिया जारी हो जाती है। इसी क्रम में प्राणी को समस्या का कोई समाधान सूझ जाता है और वह मानसिक स्तर पर ही किसी व्यवहार के लिए तत्पर हो जाता है जिससे प्रक्रिया उत्पन्न होती है। इस प्रकार केंद्रीय सिद्धांत के अनुसार समस्या तथा समाधान के बीच होने वाली क्रिया मस्तिष्क के भीतर ही होती है। चिंतन के केंद्रीय सिद्धांत का विकास संरचनावाद तथा गेस्टाल्टवाद वैज्ञानिकों की पृष्ठभूमि में हुआ। संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों ने अंतः निरीक्षण की सहायता से यह प्रमाणित करना चाहा कि चिंतन वास्तव में एक केंद्रीय घटना है। इसी तरह गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों ने भी चिंतन को केंद्रीय कार्य माना और समस्या समाधान में केवल सूझ के महत्व पर बल दिया। क्या दिया? सूझ के ही महत्व पर बल दिया। अब मूल्यांकन इसका गुण क्या है? चिंतन या समस्या समाधान के केंद्रीय सिद्धांत में कई गुणों का संकेत मिलता है जो इस प्रकार से है। पहला है, अमूर्त चिंतन की व्याख्या करने में यह सिद्धांत अधिक सफल है। वीना के ने अपने शब्दों में उनके अनुसार चिंतन की व्याख्या करने में यह सिद्ध परिधीय सिद्धांत की अपेक्षा अधिक सफल है। दूसरा है, इस सिद्धांत में प्रभावी होकर परिधीय सिद्धांत का विकास हुआ। संरचनावाद तथा गेस्टाल्टवाद के केंद्रीय दृष्टिकोण के विरोध में विलियम जेम्स तथा वाटसन के परिधीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अतः अप्रत्यक्ष रूप से केंद्रीय सिद्धांत के परिधीय सिद्धांत के उद्भव में अंतः प्रेरणा का काम किया। यह एक सिद्धांत का एक व्यवहारिक महत्व है। तीसरा है, चिंतन के सिद्धांत के रूप में केंद्रीय सिद्धांत को अग्रता प्राप्त। क्या है? इस सिद्धांत को अग्रता प्राप्त है। चिंतन का यह प्रथम सिद्धांत है जिसका उद्भव संरचना की कोख से हुआ है, जिसका विकास गेस्टाल्टवाद की गोद में हुआ। इस सिद्धांत में इस बात की व्याख्या हो जाती है कि भाषा के अभाव में चिंतन क्यों होता है। डिटक्स ने कहा है कि मानव चिंतन की व्याख्या करने पर इसकी सफल होती है। पांचवा पॉइंट है,
इस सिद्धांत केंद्रीय संरचना की चिंतन का आधार मानता है, जो बहुत अंशों में सही प्रतीत होता है। चिंतन को अव्यक्त क्रिया मान लेने पर केंद्रीय संरचना के महत्व से इनकार नहीं किया जा सकता है। अब इसके कुछ दोष भी हैं जो हम जानेंगे कि इसके कुछ दोष जो है, केंद्रीय सिद्धांत में कई गुना होते हुए भी चिंतन के रूप में समुचित व्याख्या करने द्वारा संभव नहीं है। कारण इसमें कई तरह के अवगुण या दोष भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, केंद्रीय सिद्धांत का प्रयोगात्मक आधार काफ़ी कमजोर है। इसकी अवधारणा में समर्थन में प्रयोगात्मक प्रमाणों का काफ़ी प्रभाव है। इसके विपरीत परिधीय सिद्धांत का प्रयोगात्मक पक्ष काफ़ी सफल है। नेक्स्ट है, इस सिद्धांत के अनुसार चिंतन के लिए भाषा आवश्यक नहीं है। भाषा के अभाव में भी चिंतन की क्रिया संभव है, परंतु उनके अध्ययनों से पता चला है कि भाषा की उपस्थिति में चिंतन की क्रिया सरल बन जाती है। ऐसी क्यों है? इसकी व्याख्या केंद्रीय सिद्धांत की संभव नहीं है। सिद्धांत का एक गंभीर दोष यह भी है कि चिंतन में यह पेशीय क्रियाओं के महत्व को स्वीकार नहीं करता है, लेकिन भिन्न भिन्न अध्ययनों से चिंतन में पेशीय क्रियाओं का महत्व सिद्ध हो चुका है। जैकोब्सन, मैक्स शोथोरेस आदि के अध्ययनों से उसे केंद्रीय सिद्धांत खंडित हो जाते हैं। इन अध्ययनों से समस्या समाधान के समय परिजनों ने पेशीय क्रियाएं पाई गई। केंद्रीय सिद्धांत के आधार पर मूर्त चिंतन की व्याख्या काफ़ी कठिन है। क्या है? काफ़ी कठिन है। विकाने के अनुसार सिद्धांत अमूर्त चिंतन की व्याख्या करने में जितना सफल है, उतना मूर्त चिंतन की व्याख्या में सफल नहीं है। कारण अमूर्त चिंतन की अपेक्षा मूर्त चिंतन में पेशीय क्रियाएं अधिक होती हैं। अब हम इस सब जितने भी डिस्कशन किए हैं, इससे हम यह कह सकते हैं कि इन त्रुटियों के होते हुए भी हम इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास कोई ठोस प्रमाण नहीं है जिससे कि हम इस सिद्धांत को, अवधारणाओं को गलत सिद्ध कर सकें। अब ये टॉपिक हम लोग यही समाप्त करेंगे। किसी प्रकार का अगर त्रुटि हो या कोई लाइन अगर समझ में नहीं आया हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना कमेंट दें, मैं उसका जवाब दे दूंगा। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर दें, जो सीधे नोटिफिकेशन के द्वारा आपको कोई भी वीडियो की जानकारी मिल जाएगी। धन्यवाद।